सुबह के 5 बज चुके थे। गांव के उस घर में हल्की हल्की आवाजें उठने लगी थी, जैसे कोई जीवन धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा हो। रसोई की तरफ से बर्तनों की हल्की खनक और चूल्हे पर चढ़ती चाय की महक हवा में घुल रही थी। हल्का अंधेरा अभी भी था, लेकिन सूरज की पहली किरणें छत की मुंडेर को छूने लगी थीं। उस घर की बहू स्नेहा अपने छोटे से कमरे में उठ चुकी थी। आंखों में नींद अब भी झलक रही थी, लेकिन चेहरा जिम्मेदारियों से जाग चुका था। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर वह फुसफुसाई, हे ठाकुर जी, आज दिन अच्छा जाए, मम्मी जी खुश रहें, पापा जी को समय पर दवा मिले और मनीष बस एक दिन ऐसा हो कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा दे। पलंग से उतरते ही उसके पैर ठंडी जमीन से छुए और एक छुरछुरी सी दौड़ गई, लेकिन वह ठिठकी नहीं। आदत थी उसे अब। शादी को 6 महीने ही हुए थे, पर स्नेहा को लगता जैसे उम्र बीत गई हो इस ससुराल में। ससुराल का माहौल, ये घर शहर से थोड़ा बाहर था। एक बड़ा पुराना सा घर जिसमें मनीष का पूरा परिवार रहता था। मनीष के माता पिता, उसकी ननद रिया जो अक्सर ससुराल से मायके आती जाती रहती थी, और 2 नौकरानियां, एक रसोई के लिए, एक सफाई के लिए। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य और शांत दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा माहौल था जहां हर बात को तौला जाता था, हर मुस्कान के पीछे शक ढूंढा जाता था। और सबसे ज्यादा तौलने वाली थी रिया। स्नेहा की परवरिश एक मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार में हुई थी। वह अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी थी। उसे किताबों से प्यार था, गाने सुनना, डायरी लिखना और सबसे ज्यादा सपने देखना। जब उसकी शादी मनीष से तय हुई, तब वह एक कॉर्पोरेट जॉब के इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शादी के बाद सब रुक गया। अभी घर संभालो, बाहर की दुनिया बहुत बाद की चीज है, मनीष की मां का कहना था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, शायद यही प्यार है, समझौता करना। आज भी वह जल्दी उठी क्योंकि उसे सासू मां के लिए विशेष हलवा बनाना था। गुरुवार का व्रत था उनका। वह धीरे धीरे चूल्हा जला रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, स्नेहा, गैस की आंच धीमी रखो, पिछली बार हलवा कड़ा हो गया था। पीछे देखा, रिया दी सिर पर दुपट्टा रखे, आंखों में जमी हुई ऊंचाई लिए खड़ी थी। स्नेहा ने नम्रता से सिर हिलाया, जी दीदी। रिया अंदर चली गई, लेकिन उसकी उपस्थिति का बोझ रसोई में रह गया। हलवा बनाते हुए स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी, अगर हलवा ठीक न हुआ तो दिन भर ताने चलेंगे। और सबसे कठिन था मनीष की चुप्पी। एक शांत, समझदार लेकिन अलग थलग व्यक्ति। शादी के पहले फोन पर घंटों बातें करने वाला वही मनीष अब स्नेहा से आंख मिलाने से भी कतराता था। शायद वह घर की राजनीति से बचना चाहता था, शायद स्नेहा की रक्षा करने में खुद को असमर्थ पाता था, पर स्नेहा के दिल में उसके लिए अब भी वही जगह थी। वो पल जब उन्होंने शादी की पहली रात स्नेहा का माथा चूमा था और कहा था, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पसंद हो। वो शब्द आज भी स्नेहा को याद थे, पर अब वह पसंद शायद बोझ बन गई थी। आम निपटाकर जैसे ही स्नेहा अपने कमरे में आई, आईने में खुद को देखा। बिखरे बाल, थकी आंखें और चेहरे पर पसीना। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या यही थी वो जिंदगी जो मैं अपनी किताबों के बीच बैठकर सोचती थी? आईना जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं, कुछ टूट रहा है अंदर। उसी शाम उसकी मां का फोन आया, बिटिया कैसी है? तेरी आवाज सुनकर लगता है थकी हुई है। स्नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, बस थोड़ा काम था, सब ठीक है। अच्छा सुन, तेरे पापा कह रहे थे एक बार घर आ जा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। स्नेहा कुछ देर चुप रही, उसकी आवाज डोलती सी आई, देखती हूँ मम्मी, पूछना पड़ेगा। फोन रखने के बाद उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, माइका अब एक सपना है और मैं उस सपने को रोज जीती हूँ, जागते हुए। जिंदगी हमेशा बड़ी कुर्बानियों की मांग नहीं करती, कभी कभी वो रोज मरते हुए छोटे छोटे सपनों की आहट में भी घुट जाती है। एक बहू का पहला सावन, सावन का महीना शुरू हो चुका था। आसमान हर रोज बदलता था, कभी बादल, कभी धूप, कभी रिमझिम फुहारें। पर स्नेहा की आंखों में बादल कुछ ज्यादा ही थे इन दिनों। वो बालकनी में खड़ी थी। सामने आम के पेड़ की डालियों पर कोयल गा रही थी। दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। हवा में मिट्टी और चंदन की महक थी। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच स्नेहा की गोद में पड़ा उसका मोबाइल फोन किसी अनकहे इंतजार का बोझ ढो रहा था। आज उसका पहला सावन था, वो दिन जब नई दुल्हनें हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, झूले झूलती हैं। ससुराल में सब उसे लाड प्यार से सजाते संवारते हैं।
उसने मन ही मन सोचा था कि मनीष उसे मंदिर ले जाएगा, हाथों में हरी चूड़ियां पहनाएगा और शाम को कहीं घूमने भी चलेंगे। पर सुबह से लेकर अब तक ना किसी ने उसके लिए कुछ कहा, ना मनीष ने कोई बात की। सुबह जब वह रसोई में आई थी तो सासू माँ चाय के प्याले में चीनी कम करने को लेकर नाराज थी। स्नेह मीठा भी ठीक से नहीं बना सकती। रिया दीदी वहीं बैठी थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, भाभी, सावन में तो सब और मीठा चाहिए होता है, खासकर आपके व्यवहार में। स्नेहा ने सुना, समझा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह मुस्कुराकर चाय की ट्रे ले गई। मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मेरा पहला सावन सिर्फ एक कामकाजी दिन बनकर रह जाएगा? शाम के 5 बजे थे। मनीष ऑफिस से लौट आया था। स्नेहा उसके लिए चाय लेकर आई। उसने उम्मीद भरी नजरों से मनीष की आंखों में देखा और धीरे से कहा, आपको याद है ना, आज मेरा पहला सावन है। मनीष ने सिर उठाया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ याद है, पर आज बहुत थका हुआ हूं। मीटिंग्स ही मीटिंग्स थी। तुम तो जानती हो मैं ड्राइव करके कहीं नहीं जा सकता आज। स्नेहा ने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मुस्कान चेहरे से ज्यादा उसके दिल पर बोझ बनकर रह गई। उसके सारे सपने, चूड़ियां, मंदिर, मेला, झूला, सब धुंधले होते गए। व्यंग्य रिया दीदी शाम को सामने लॉन में बैठी थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी हरी चूड़ियां थी। भाभी, आपने चूड़ियां नहीं पहनी? अरे पहली सावन है आज। हमारे यहाँ तो ससुराल में पहला सावन बहुत खास होता है। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, नहीं दी, मेरे लिए तो आज वैसा कुछ खास नहीं है। रिया हंसी, क्यों, कोई खास नहीं है यहाँ? स्नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया और शायद देना भी नहीं चाहती थी। उसके जवाब की जगह उसकी सूनी कलाइयां बोल रही थी ना। रात को जब सब सो चुके थे, स्नेहा ने अपनी डायरी खोली। आज मेरा पहला सावन था और मैं बस घर की बाई बनकर रह गई। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं शिकायत नहीं करूंगी, पर आज मन बहुत रोया। मैंने झूले नहीं झूले, पर मेरे मन ने कई बार झूल कर गिर जाने की कोशिश की। क्या एक बहू की कोई खुशी नहीं होती, या उसे हर खुशी के लिए सिर्फ स्वीकृति की भीख मांगनी होती है? अचानक उसे याद आया, पिछली साल यही सावन जब वह अपने मायके में थी। माँ ने हरी साड़ी दी थी, पापा ने मंदिर से उसके लिए चूड़ियां लाई थी और भाई ने अपने हाथों से झूला बांधा था पेट पर। उस दिन सब उसे राजकुमारी कहकर बुला रहे थे और आज वही लड़की किसी के घर की सेविका सी लग रही थी। अकेलापन। मनीष उसके बगल में ही सो रहा था, गहरी नींद में। स्नेहा की आंखों से एक आंसू बहकर तकिए में समा गया। उसी आंसू में उसके सावन की पहली बूंद थी। रिश्तों की दीवारें पत्थर से नहीं, अहंकार से बनती हैं, और जब वो दीवार ननद भाभी के बीच खड़ी हो तो एक घर मंदिर से जेल बन सकता है। रिया, यानी मनीष की बहन, यानी स्नेहा की ननद, चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर मिठास। पर जब बात स्नेहा की आती तो यही मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती थी। उसका स्वभाव दोमुहा था। ससुराल में वो समझदार बहू, झुकने वाली पत्नी, सबकी लाडली थी, और मायके आते ही वो बन जाती थी सब पर अधिकार जताने वाली रानी। रोज का एक नया हस्तक्षेप। एक दिन सुबह सुबह की बात है। स्नेहा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आलू पराठे सिक रहे थे। पराठों से निकलती खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रिया उठकर आई और बोली, भाभी, आप हर दूसरे दिन आलू पराठा बना देती हैं। मम्मी के शुगर है और ये पराठा सेहत के लिए ठीक नहीं। आप कभी ओट्स भी बना लिया करो, हम लोग शहर में हेल्दी खाते हैं। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी ने खुद ही आलू पराठे की फरमाइश की थी, उन्हें पसंद है, तो आप मना नहीं कर सकती थी। बहू होने का मतलब ये नहीं कि हर बात में हाँ कहा जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबकी सेहत का ध्यान रखें। स्नेहा चुप रही, पर उसका मन अंदर से टूट गया। एक तरफ सासू माँ कहती, बहू बहुत अच्छी बनाती है, दूसरी तरफ रिया को उसकी हर चीज में नुक्स नजर आता। तुम जो भी करती हो वो या तो ज्यादा है या कम, कभी ठीक नहीं। यही था रिया का स्थायी वाक्य। रिया का ससुराल और दोगली सलाह। रिया के ससुराल में उसके पति सौरभ हर वीकेंड पर उसे घुमाने ले जाते। इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक फोटो पोस्ट होती, कैफे डेट, वीकेंड ट्रिप, क्लासी डिनर। पर जैसे ही मायके आती, वही रिया स्नेहा को जान देने लगती। भाभी, सास ससुर की सेवा ही असली जीवन है। घूमना फिरना तो बस पैसे की बर्बादी है। घर में रहकर ही स्त्री की इज्जत होती है। स्नेहा के मन में कई बार आता कि कहे, तो फिर आप क्यों हर वीकेंड बाहर जाती हैं और फोटो डालती हैं? पर वो कुछ नहीं कहती,
क्योंकि उसे सिखाया गया था कि बहू बहस नहीं करती, सहन करती है। मनीष की चुप्पी। स्नेहा कई बार मनीष से इस बारे में बात करना चाहती थी। एक दिन जब रिया ने सबके सामने यह कह दिया, भाभी को घर के नियम समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, आखिर शहर की लड़की है, तब स्नेहा ने रात में मनीष से कहा, रिया दीदी बार बार मुझे इस तरह क्यों टोकती हैं? उनके लिए मैं हमेशा गलत क्यों होती हूं? मनीष ने आंखें बंद करते हुए कहा, वो बस तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और फिर तुम भी तो कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि उन्हें टोकना पड़े। उस एक वाक्य ने स्नेहा को अंदर से तोड़ दिया। आज उसने सीखा कि सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपका अपनों से कोई बचाव नहीं करता, बस आपकी गलती ढूंढता है। स्नेहा को सिलाई कढ़ाई का शौक था। उसने अपने पैसों से एक सिलाई मशीन ली थी। वो चाहती थी घर में रहते हुए थोड़ा बहुत काम कर ले, अपने हाथों से कुछ डिजाइन करे, कुछ सीखे। एक दिन जब वो अपनी छोटी सी डिजाइन बुक लेकर बैठी थी, तभी रिया आई। भाभी ये सब क्या है? घर के काम छोड़कर अब ये फैशन डिजाइनर बनने चली हो क्या? नहीं दीदी, बस थोड़ा मन लग जाता है। आपको पता है, कॉलेज में मैं ये सब बहुत अच्छे से करती थी, तो अब कॉलेज खत्म हो गया है। अब तुम इस घर की बहू हो। बहुएं ना तो अपनी दुकान खोलती हैं, ना ही शोपीस बनती हैं, बस घर चलाती हैं। तुम्हें पता है मम्मी को ये सब कितना फालतू लगता है? उस दिन के बाद स्नेहा ने अपनी मशीन कवर करके रख दी, और उसके साथ एक सपना भी पैक हो गया, जिसे अब शायद कभी खोलने का हौसला नहीं रहेगा। सासू मां की खामोश हाँ। कई बार ऐसा होता कि स्नेहा की बात सही होती, पर फिर भी सासू मां रिया का ही पक्ष लेती। एक बार सब्जी में नमक थोड़ा कम रह गया। रिया ने जोर से कहा, भाभी ये क्या बना दिया आपने? आज के दिन भी नमक भूल गई? सासू मां ने कहा, स्नेहा तुम्हें ध्यान देना चाहिए, आखिर घर की इज्जत बहू के हाथों में होती है। स्नेहा ने देखा, कोई भी उसकी तरफ नहीं था। उस दिन उसे लगा वो इस घर का हिस्सा है, लेकिन इस घर के किसी इंसान की पसंद नहीं। अब स्नेहा को लगने लगा था कि रिया उसकी हर बात में सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही निगल रही है। हर बार स्नेहा का फैसला रिया की राय से कमतर ठहराया जाता। हर बार उसकी कोशिशें रिया की कृपा बनकर पेश की जाती, और हर बार उसकी आवाज किसी और के शब्दों में डूब जाती। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ ननद नहीं है, ये उसकी पहचान परछाई एक परछाई बन चुकी है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, वो खुद को बचाने के लिए चुप हो जाता है, पर जब भीतर की आवाज जागती है तो वही चुप्पी क्रांति बन जाती है। सावन की वो शाम, सावन का महीना था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। घर में पूजा का माहौल था। सासू मां ने व्रत रखा था और स्नेहा ने पूरे मन से तैयारी की थी। झांकी सजाई, फल काटे, पंडित को बुलाया। सब कुछ समय से किया, पूरे मन से किया। पंडित जी जैसे ही गए, रिया अपनी साड़ी को संभालते हुए कमरे में आई। भाभी आपने झांकी तो सजाई, लेकिन दिया क्यों बुझ गया? माफ कीजिए दीदी, शायद हवा से बुझ गया। अभी दोबारा जला देती हूँ। शायद यह आपकी लापरवाही से हुआ। पूजा में इतनी लापरवाही बहुत अशुभ होती है। मम्मी जी आपने देखा, एक बहू कितनी अंधविश्वासी बन गई है और दिया तक नहीं संभाल पाई। उस एक पल में स्नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके समर्पण को किसी ने पैरों से कुचल दिया हो। सासू मां ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से रिया की बात मान ली, और स्नेहा की नजर मनीष पर गई, मगर वो अपने फोन में व्यस्त था। कोई प्रतिक्रिया नहीं। शाम को मनीष ने कहा, रिया को 5,000 रुपये दे दो, उसे कुछ जरूरी सामान लेना है। स्नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, मनीष घर के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस हफ्ते ही मैंने राशन, बिजली और मेड की तनख्वाह दी है। तुम खर्चों की लिस्ट क्यों बना रही हो? रिया मेरी बहन है और उसके लिए तुम्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। स्नेहा चुप रह गई। उस रात स्नेहा ने पहली बार एक डायरी निकाली। उसने लिखा, आज रिया ने मेरी पूजा को अपवित्र कहा। मनीष ने मेरी आर्थिक सोच पर सवाल उठाया। मम्मी जी ने मेरी मेहनत की सराहना नहीं की। शायद मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, या फिर अब समय आ गया है खुद को थामने का। अगले दिन से स्नेहा ने एक प्रयोग शुरू किया। उसने जवाब देना छोड़ दिया, बहस करना छोड़ दिया, पर सुनना भी छोड़ दिया। अब वो वही करती जो सही लगता। रिया जब व्यंग्य करती तो वो सिर्फ मुस्कुराकर रसोई में चली जाती। सासू मां जब ताना मारती तो वो चुपचाप पूजा का दिया जलाकर वहीं बैठ जाती। मनीष जब ध्यान नहीं देता तो स्नेहा चुपचाप अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके मौन में भी आत्मबल उगाया।
अब उसकी चुप्पी डर से नहीं, संयम से थी। सिलाई से स्वाभिमान तक। रिया एक दिन घर में मेहमानों के लिए साड़ी सिलाने वाली किसी महिला को फोन कर रही थी। स्नेहा ने हल्के से कहा, दीदी अगर आप चाहें तो मैं साड़ी सिल सकती हूं। रिया ने हंसते हुए कहा, भाभी आप? चलिए अच्छा मजाक था। मगर मम्मी जी बोली, अरे स्नेहा तो कॉलेज में सिलाई प्रतियोगिता जीत चुकी है, बहुत सुंदर डिजाइन करती है। रिया कुछ पल को चुप रह गई। स्नेहा ने कहा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो सिलाई वाले से सिलवा दीजिएगा। रिया ने मजबूरी में हामी भर दी। 2 दिन बाद स्नेहा ने साड़ी डिजाइन करके रिया को दिखाई। रिया कुछ पल देखती रही। फिनिशिंग, कलर मैचिंग, बॉर्डर वर्क, सब शानदार। रिया ने कहा, भाभी आप तो प्रोफेशनल जैसी हो, मैं तो ये साड़ी किसी को दिखा भी नहीं सकती, वरना सब ऑर्डर मांगेंगे। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, दिखा दीजिए दीदी, मैं सबके लिए सिल दूंगी, लेकिन इस बार फ्री में नहीं। रिया का चेहरा उतर गया। लेकिन उस दिन के बाद स्नेहा को पहली बार घर में काम करने वाली नहीं, बल्कि कुछ कर सकने वाली समझा गया। स्नेहा की पहचान अब रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी थी। अब मोहल्ले की औरतें उसे अपने सूट सिलने को देती थी। पैसे भी आने लगे थे, महीने में 1000-1500। उसका आत्मविश्वास अब पैसे से नहीं, पहचान से बनने लगा। लेकिन जिस घर में बहू की चुप्पी आदत बन चुकी हो, वहां उसका उठता हुआ सिर भी बगावत लगने लगता है। अब स्नेहा की सुबह वही थी, नाश्ता बनाना, मम्मी जी की दवाइयां देना, रसोई संभालना। लेकिन दोपहर की एक नई दुनिया खुल गई थी। वो अब खाली नहीं बैठती। रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों में वो सपनों की सुई चलाने लगी थी। हर दिन किसी न किसी मोहल्ले वाली का ऑर्डर, कभी पल्लवी की साड़ी, कभी शीतल का ब्लाउज, कभी किरण का सूट। अब घर में अक्सर यह सुनाई देने लगा, भाभी आपकी डिजाइन तो कमाल की है, भाभी अगली बार आपके पास ही आएंगे। और यह सब रिया के कानों तक भी पहुंच रहा था। ननद रिया। जलन की पहली चिंगारी रिया को यह बात चुभने लगी थी। जिस भाभी को वह ताना मारती थी, जिसे सिर्फ घरेलू काम के लिए योग्य समझती थी, अब वो सबकी वाहवाही बटोर रही थी। एक दिन उसने मां से कहा, मम्मी मुझे समझ नहीं आता, भाभी अब कपड़े सिलने लगी हैं, क्या अब बहुएं दुकानें खोलेंगी? घर की इज्जत बचाने का जिम्मा किसका? मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रिया स्नेहा घर का काम भी करती है और थोड़ा अपना मन भी। अब अगर किसी को काम करने से पहचान मिले तो बुरा क्या है? रिया हंसकर बोली, मम्मी आप भी भाभी के जाल में आ गई क्या? शाम का वक्त था। स्नेहा सिलाई मशीन पर बैठी थी। रिया तेजी से उसके पास आई और साड़ी का एक पीस पटक दिया। भाभी आपने जो ब्लाउज मेरी सहेली रितिका को दिया था, उसमें फिटिंग गड़बड़ है। अब वो सबके सामने कह रही है कि उसने पहली और आखिरी बार ही आपसे कुछ सिलवाया। स्नेहा ने थोड़ा ठहर कर कहा, रिया दीदी अगर रितिका को दिक्कत है तो मैं ठीक कर दूंगी, उसे बोलिए मुझे कॉल कर ले। और आप क्या करेंगी? एक ब्लाउज ठीक कर देंगी और 85 रुपये फिर लेंगे? पैसे कमाने की इतनी भूख हो गई है क्या? स्नेहा धीरे से उठी और बोली, दीदी मैं पैसों के लिए नहीं, खुद के सम्मान के लिए काम करती हूं, और जब आप मेरी मेहनत पर उंगली उठाती हैं तो मुझे दुख होता है। रिया ने व्यंग्य किया, सम्मान? भाभी आप तो अब बहुत बड़ी बातें करने लगी हैं, लगता है सिलाई मशीन ने घमंड भी सिलना सिखा दिया है। स्नेहा की आंखें गीली हो गई, लेकिन आवाज शांत रही। मैं नहीं जानती घमंड कैसा होता है दीदी, पर अपमान का घूंट कैसे पीते हैं ये अच्छी तरह जानती हूं। हर दिन किसी न किसी की बातों से टूटकर भी मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं खुद को और टूटने नहीं दूंगी। सासू मां सब कुछ सुन रही थी। पहली बार उन्होंने बीच में आते हुए कहा, रिया तू अपनी भाभी को नीचे गिराने की कोशिश मत कर। ये वही लड़की है जो तुम्हारे पापा की दवाइयों के लिए रात को उठकर दूध गर्म करती है। जिस दिन तू अपने घर में बीमार होती है, तब भी तेरी भाभी तेरे लिए खिचड़ी बनाती है। अब अगर वो थोड़ा अपने लिए कुछ करना चाहती है तो तुझे क्यों तकलीफ है? रिया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर हार का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसी रात स्नेहा ने मनीष से कहा, मनीष जब रिया दीदी ने मुझे अपमानित किया आपने कुछ नहीं कहा, क्या मेरी इज्जत आपके लिए मायने नहीं रखती? मनीष ने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों में बहस थी, मैं क्यों बीच में पड़ता? उस एक वाक्य ने स्नेहा को पूरी तरह तोड़ दिया। वो रात उसने चुपचाप अपने तकिए से लिपट कर काटी, कोई आंसू नहीं, बस दिल के भीतर एक नया संकल्प।
अगले दिन स्नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे किसी से मान्यता नहीं चाहिए, ना मनीष से, ना रिया दीदी से। मैं बस खुद की नजरों में उठना चाहती हूँ और यही मेरी असली जीत होगी। अब स्नेहा हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागती थी। सिर्फ रसोई और घर के काम नहीं, अब उसकी सुबह डिजाइन स्केच से शुरू होती थी। रंगीन कागज, फैब्रिक की किताबें, यूट्यूब वीडियो में सीखी हुई तकनीकें, वो अपने हुनर को निखारने लगी थी। सिलाई मशीन की आवाज अब सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी पहचान की सिलाई कर रही थी। मोहल्ले का मेला। एक दिन मोहल्ले में सावन महोत्सव की घोषणा हुई। पारंपरिक पोशाकों की प्रदर्शनी, राखी मेले की स्टॉलें, नृत्य प्रतियोगिता, पूरा इलाका तैयारियों में जुट गया। सावित्री आंटी, जो मोहल्ले की सचिव थी, स्नेहा के पास आई। बेटा, हमने सुना है तू बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। इस बार मेला है, स्टॉल लगाना चाहोगी? स्नेहा हक्की बक्की रह गई। मैं स्टॉल? लेकिन मैंने कभी इस तरह से कपड़े नहीं बेचे। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत तो कहीं से करनी होती है। मैं तुझे स्टॉल नंबर 7 दिलवा दूंगी। स्नेहा ने थोड़ा संकोच के साथ हाँ कह दिया। शाम को डायरी में लिखा, ये मेरी पहली परीक्षा है। डर तो बहुत है, लेकिन ये मौका फिर शायद ना मिले। फिर दिन स्नेहा ने घर का काम और सिलाई दोनों में तालमेल बैठाया। सुबह 5 बजे उठती, पहले रसोई का काम निपटाती, फिर डिजाइन पर लग जाती। उसके बनाए कुछ डिजाइन थे। सावन स्पेशल हरे लहंगे पर मोर का हाथ कढ़ाई वाला काम, छोटी बच्चियों के लिए बटरफ्लाई फ्रॉक, गोटा पट्टी वाला सिंपल कुर्ता सेट। जब रिया ने उसे मशीन के पास बैठे देखा तो हंसकर बोली, भाभी, लगता है अब आप सेल्स गर्ल बनने जा रही हैं। घर के काम से फुर्सत मिल गई क्या? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दीदी, अब कुछ सपने सिलने का मन है। मेला का दिन, पहचान की पहली झलक। मेला शुरू हो चुका था। स्नेहा स्टॉल नंबर 7 पर खड़ी थी। सजी हुई टेबल, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, खुद के बनाए हुए ब्रोशर और छोटी सी नेम प्लेट। पहले कुछ घंटे तो बस लोग देख देख कर आगे बढ़ते रहे। फिर एक महिला आई, बोली, बहन जी, ये कुर्ता कितने का है? 67 रुपये। स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, बहुत सुंदर है, सिलाई भी बहुत साफ है, एक लीजिएगा। वो पहला ग्राहक था। उसके बाद जैसे ग्राहकों की लाइन लग गई, लड़कियां, महिलाएं, यहां तक कि कुछ बूढ़ी अम्माएं भी बोल पड़ी। बहू जी, आपकी सिलाई में हाथ की बात है। बिटिया, ऐसी डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपका नंबर दीजिए, आगे भी ऑर्डर देंगे। शाम होते होते स्नेहा के पास डाव ऑर्डर थे। रिया का चेहरा देखने लायक था। रिया भी मेले में अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। जैसे ही उसने स्टॉल 7 पर भीड़ देखी, वो ठिठक गई। ये सब भाभी के कपड़े खरीद रहे हैं? इतने लोग? उसने पास आकर एक सहेली से पूछा, क्या आप जानती हैं कौन सिलता है ये? अरे हाँ, मोहल्ले की स्नेहा भाभी, कमाल का काम करती हैं। अब तो इनका इंस्टाग्राम पेज भी बन गया है। रिया कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसका चेहरा जैसे थाली में पड़ा नींबू बन गया था। रात को जब स्नेहा घर लौटी, वो थकी थी, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। सासू मां ने देखा तो धीरे से पास आई और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तूने आज सिर्फ कपड़े नहीं बेचे, तूने आज इस घर की औरतों को यह बता दिया कि एक बहू सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करती, वो चाहे तो पूरी दुनिया को अपनी कढ़ाई से बदल सकती है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के पैर छुए और बस इतना कहा, मां, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी पहचान से बुलाया, सिर्फ बहू नहीं, स्नेहा बनकर। अगले ही हफ्ते स्नेहा ने मनीष से कहा, मैं एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज शुरू करना चाहती हूं अपने डिजाइन्स के लिए। मनीष ने थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन इस बार मुस्कुराया। करो, तुम्हारी मेहनत अब लोग जान रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जब एक औरत आगे बढ़ती है तो तालियां कम और ताने ज्यादा मिलते हैं, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां से उसकी कहानी त्याग से सम्मान तक का सफर तय करती है। अब धीरे धीरे लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गया था। इंस्टाग्राम पर उसके डिजाइन के वीडियो वायरल होने लगे। लोग कमेंट्स में तारीफ करते, शेयर करते और यहां तक कि लखनऊ के एक बुटीक से कॉल आया, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कपड़े डिजाइन करें, हमारी नई सीरीज देसी क्वीन के लिए।
एक लोकल अखबार में फीचर छपा, एक आम गृहिणी ने सिलाई मशीन से रच दी सफलता की कहानी। राधिका दीदी, जो पहले मजाक उड़ाया करती थी, अब कहने लगी, स्नेहा, हमारी सोसाइटी की औरतों को भी सिलाई कढ़ाई सिखा दो ना। तू ट्रेनिंग शुरू कर, मैं स्टूडेंट भेजूंगी। घर के बाहर दुनिया उसकी सराहना करने लगी थी, लेकिन घर के कुछ लोग अब भी चुप नहीं थे। सच्चे रिश्तों का नकाब उतरने लगा। रिया की जलन अब जुबान पर आने लगी थी। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर, माँ, अब तो भाभी को सेलिब्रिटी बनना है, घर के कामों में उनका मन नहीं लगता होगा। स्नेहा ने प्यार से कहा, नहीं दीदी, काम तो मेरा धर्म है, लेकिन पहचान भी जरूरी है। रिया मुस्कुराई नहीं, बस ताना देकर चली गई। अब जब रिश्तेदार आते तो स्नेहा से पूछते, बहू जी, आपका डिजाइन वाला पेज देखा, बहुत तारीफें हो रही हैं। पर कुछ पुरानी बुजुर्ग औरतें फुसफुसाती थी, घर की बहू को इतना बाहर बाहर नहीं होना चाहिए। अब तो औरतें ही मर्द बनने चली हैं। ये सब बातें धीरे धीरे स्नेहा के कानों तक पहुंचती। वो चुप रहती, मगर दिल में चुभ जाती। मनीष की दूरी जब अपने बदलने लगे। शुरुआत में मनीष ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले वो हर रात घर आकर स्नेहा के डिजाइन देखता था, अब कहता, हर वक्त तुम्हारा ये कपड़ों वाला शौक मत दिखाया करो, घर गृहस्थी में ध्यान दो। एक रात स्नेहा ने प्यार से कहा, मनीष, मेरी ट्रेनिंग क्लास शुरू हो रही है, क्या तुम एक बार उद्घाटन में साथ चलोगे? मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, और वैसे भी अब तो तुम खुद सब कुछ बन गई हो, मुझे कहां जरूरत है। स्नेहा को चोट लगी। उसने मनीष की आंखों में देखा। वहां अब वो सपोर्ट, वो उत्साह नहीं था, वहां था ईगो, असुरक्षा और दूरी। एक दिन रात को स्नेहा साड़ी की डिलीवरी करके लौटी। थकी हुई थी, माथे पर पसीना, आंखों में नींद और हाथों में थैला। सासू माँ ने उसे पानी दिया, धीरे से बैठाया और बोली, बेटा, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सच बताऊं, तू अब घर के कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है। लेकिन क्यों माँ? मैं तो किसी का हक नहीं छीन रही। बेटा, तू नहीं छीन रही, लेकिन उनका अहंकार उनसे कहता है कि तू बहू थी, तू नाम कैसे बन गई। जब एक औरत सिर्फ घर तक सिमटी होती है तो सबको सहूलियत होती है, पर जब वो उड़ान भरती है तो सबको असुविधा होती है। स्नेहा ने मां की आंखों में देखा, उसमें प्यार था, चिंता थी और एक सच्चाई थी जो बहुत गहरी थी। अब तक सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा ग्राहक, जिसने 20 साड़ियों का ऑर्डर दिया था, पैसे लिए बिना गायब हो गया। वो साड़ियां स्नेहा ने लोन लेकर बनवाई थी। नुकसान? दुख, भरोसा टूटने का। उस रात स्नेहा बहुत रोई, कमरे में बैठी रही, थकी, टूटी, लेकिन चुप। जब मां अंदर आई, स्नेहा ने बस एक बात कही, मां, मैं हार नहीं मानूंगी। ये दुनिया अगर गिराती है तो सिखाती भी है। मैं फिर उठूंगी, लेकिन इस बार और भी मजबूत होकर। दोपहर के ढलते सूरज की हल्की किरणें स्नेहा के घर के लॉन को छू रही थी। एक तरफ गुलाब के फूल मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ टेबल पर रखा एक सम्मान पत्र जो कह रहा था, भारत की 5 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में एक स्नेहा शर्मा। स्नेहा ने जैसे ही वह पत्र हाथ में लिया, उसकी आंखों में बरसों की मेहनत, ताने, आंसू और वो सारी रातें घूम गई जब सबके सो जाने के बाद वो अकेले में डिजाइन बनाती थी। आज का दिन खास था। आज उसके अपने ब्रांड स्नेहा क्रिएशंस की 5वीं वर्षगांठ थी। देश के कई शहरों में उसकी साड़ियों और हैंडमेड ड्रेस की डिमांड थी। महिलाओं के लिए वह सिर्फ एक फैशन डिजाइनर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। घर में अब वो चुप्पी नहीं रही। सासू माँ, जो कभी कहती थी घर से बाहर क्यों निकलना, आज हर आने वाली बहू से कहती है, कुछ सीखो स्नेहा से, बहू हो तो ऐसी। ननंद रागिनी, जो कभी ताने मारती थी, आज उसकी सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करती है और हर मीटिंग में साथ जाती है। एक दिन चुपचाप उसके गले लगकर बोली थी, भाभी, माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाई थी, पर अब सबसे पहले आपकी हूं। और मनीष, अब वो वही पति नहीं रहा जो कभी स्नेहा की उड़ानों से डरता था। वो हर सुबह खुद स्नेहा को चाय बनाकर देता है और कहता है, तुमने नहीं बदला, तुमने बदलना सिखाया, तुम मेरी ताकत हो। वो अब अपने ऑफिस की नौकरी छोड़कर स्नेहा के साथ मिलकर बिजनेस मैनेज करता है। दोनों एक टीम बन चुके हैं, जिंदगी की भी और सपनों की भी। आज की दोपहर स्नेहा अपने बुटीक में बैठी एक इंटरव्यू दे रही थी। रिपोर्टर ने पूछा, आपको सबसे बड़ा गर्व किस बात का है? स्नेहा मुस्कुराई,
उसकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपनी पहली डिजाइन की स्केच पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, गर्व इस बात का है कि मैंने सिर्फ कपड़े नहीं सिले, मैंने अपने जीवन के टुकड़ों को जोड़कर फिर से पूरा बनाया। गर्व इस बात का है कि मैंने चुप रहना बंद किया और खुद को बोलना सिखाया। और सबसे बड़ा गर्व कि आज मेरी बेटी कहती है, मैं भी मां जैसी बनूंगी। और तब बेटी आयरा दौड़ती हुई आई। मम्मा, टीवी पे आपका ऐड आ रहा है। पूरे घर में स्नेहा की आवाज गूंज रही थी। स्नेहा क्रिएशंस, जहां आत्मनिर्भरता और सुंदरता साथ चलते हैं। स्नेहा अब कोई नाम नहीं था, वो एक आवाज बन चुकी थी उन सब के लिए जो कभी चुप रही। वो एक प्रेरणा बन चुकी थी उन औरतों के लिए जो अपने सपनों को दबा देती हैं। और वो एक पलटाव बन चुकी थी उस समाज के लिए जो बहुओं को सिर्फ घर की चार दीवारी में देखना चाहता था।